हाय एवरीवन, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के साथ अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड नर्वस सिस्टम में पहले हम अपने नोट्स कवर करेंगे, उसके बाद हम पूरे चैप्टर्स की रीड लगाएंगे। ठीक है, तो वो पूरा एक सेशन होने वाला है जिसमें हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे। तो चलो हम नर्वस सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो नर्वस सिस्टम में है ना, हम दो तरीके, हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन जो होता है, इसमें हम दो तरीके के नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। एक हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है एंड उसके साथ साथ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है वो आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो अगेन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है फ्लो चार्ट में। देखो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितनी भी सेल्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूरॉन सेल्स यानी कि जो हमारी नर्व सेल्स होती है, कम से कम 100 बिलियन जो है न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। कैन यू इमेजिन? यस, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन। एंड उनको सपोर्ट करने वाली कुछ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स। ओके, एंड जो ग्लियल सेल्स होती है ना, ये 10 to 50 टाइम्स न्यूरॉन से ज़्यादा होती है। हाँ जी, ग्लियल सेल्स जो है वो न्यूरॉन से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो न्यूरॉन्स 100 बिलियंस होते हैं एंड जो इनको सपोर्टिंग सेल्स होती है, हम अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल को हम कुछ और बोलते हैं। सो अभी वी आर जस्ट स्टडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं वो ग्लियल सेल्स होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्लियल सेल्स आप देख लो कौन कौन सी होती है। देखो एक होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती है ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसके ऊपर ये माइलिन शीथ होती है एंड माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है नर्वस न्यूरॉन्स में, सीएनएस में, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। उसके बाद माइक्रोग्लिया होती है। माइक्रोग्लिया फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको खाने का काम करती है। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट्स, तो याद रखना कि ब्रेन में फैगोसाइटिक सेल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं। एंड एस्ट्रोसाइट जो होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एस्ट्रोसाइट। एंड एपेंडाइमल सेल जो होती है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके सिक्रेशन में हेल्प करती है। सो इट हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सपोर्टिंग सेल्स होती है ना, देखो हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल ग्लियल सेल बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल को हम बोलते हैं स्कैवन सेल एज वेल एज सैटेलाइट सेल। स्कैवन सेल वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक और सपोर्टिंग सेल्स होती है सैटेलाइट सेल्स। ये क्या करती है ना, ये सेल बॉडी को सपोर्ट करती है न्यूरॉन की इन गैंग्लिया रीजन। एक दो न्यूरॉन जब आपस में मिलते हैं ना, अभी हम देखेंगे गैंग्लिया रीजन फॉर्म हो जाता है और उस गैंग्लिया रीजन में जो सेल बॉडी होती है ना उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? सैटेलाइट सेल्स करती हैं। ठीक है, सो ये सेल बॉडी को सपोर्ट करती है इन गैंग्लिया रीजन एंड स्कैवन सेल। ये दोनों ही क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? यस, अब हम न्यूरॉन के बारे में देखते हैं। न्यूरॉन जो होता है ना, नर्व सेल। तो न्यूरॉन जो होता है लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो लाइक अदर सेल्स। ये भी दूसरे सेल की तरह ही होती है। इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, बट इट इज़ डिफरेंट बाय नॉर्मल सेल्स। बट नॉर्मल सेल से ये जो है ना थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ये आप नर्व सेल देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। नर्व सेल जो होते हैं ना, इसके ये जो प्रोसेसेस या प्रोजेक्शन जो निकल रहे होते हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर निकल रहे हैं दीज आर डेंड्राइट्स एंड ये एक सिंगल प्रोजेक्शन ऐसे निकल रहा होता है, ये एक्सॉन होता है। सो न्यूरॉन्स ने एक बात याद रखना, ये डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास सेंट्रोजोम ही नहीं है। आपने देखा होगा सेल साइकिल में जब एस फेज आती है सेल साइकिल की, उस टाइम पे डीएनए तो हमारा डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेंट्रोजोम होते हैं ना वो भी डबल हो जाते हैं क्योंकि डिवीजन में वो हेल्प करते हैं ना। वहीं से जो है हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो निकलते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। लेकिन न्यूरॉन के पास तो सेंट्रोजोम ही नहीं है, तो अगर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोजोम न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड ही नहीं कर पाती। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप स्पिंडल फाइबर देखते हो ना, जैसे दो सेल में साइटोकाइनेसिस होते हैं, उससे पहले जो है क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, हाफ इधर चले जाते हैं। सो ये फॉर्म ही नहीं हो पाते
पाते क्योंकि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक होता है, ठीक है। इसके पास ना तो सेंट्रोसोम होते हैं ना ही माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। वैसे सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रॉल होता है, वहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है। सो न्यूरॉन डिवाइड क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास सेंट्रोसोम ही नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ना इसमें याद रखनी है, जो नॉर्मल सेल होती है ना, अगर आप नॉर्मल सेल की बात करेंगे, नॉर्मल सेल में क्या होता है, व्हेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के साथ सेंट्रियोल होता है तो हम उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं ना। सेंट्रोसोम में एम्टिओसी होता है एंड सेंट्रियोल होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, याद रखना। प्लांट सेल में सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, तो इसलिए वो डिवाइड कर पाते हैं। लेकिन न्यूरॉन में तो ना माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है ना ही सेंट्रियोल है, तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाते। सो याद रखना एकदम कि नॉर्मल सेल में हमारे पास दोनों चीज़ें होती है, सेंट्रियोल एम्टिओसी होता है, सेंट्रोसोम इसी को बोलते हैं जिसके पास सेंट्रियोल एंड एम्टिओसी है। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, सिर्फ एम्टिओसी होता है, तभी वो डिवाइड कर जाता है। न्यूरॉन्स में ना तो एम्टिओसी है ना सेंट्रियोल है, तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाते। ये बस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये आप पढ़ते ही आ रहे हो बचपन से। डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे एंड दिस इज द एक्सॉन वाला पार्ट होता है। ये माइलिन शीथ की कवर होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है माइलिन शीथ, अगर याद हो तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अभी पढ़ा है, ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ के बीच में ये स्पेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। सो जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, और ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमने माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में देखा जिसके ऊपर माइलिन की शीट होती है। अगर हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में देखें, अगर आप साइटोप्लाज्म देखेंगे ना, इनके साइटोप्लाज्म में ना राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्लम्प की तरह फॉर्म, मतलब क्लम्प की तरह प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एज वेल एज जो रफ ईआर होता है ना, एक क्लम्प की तरह पड़े हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं नेसल बॉडी या ग्रैन्यूल्स। सो नेसल बॉडी और ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्लम्प की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सॉन हेलियोक होता है, जहाँ से हमारा एक्सॉन जो है वो बाहर आ रहा होता है, एंड ये होता है एक्सॉन का टर्मिनल। सो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, ठीक है। और ये नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनमें नेसल ग्रैन्यूल्स या नेसल बॉडी हम उनको बोलते हैं कि राइबोसोम और आर्यर एक साथ क्लम्प्ड होता है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया नर्व सेल के बारे में। अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स के, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। सो डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं एंड एक्सॉन क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को सेल बॉडी से टारगेट की तरफ। सो डेंड्राइट से सिग्नल आ रहे हैं, एक्सॉन से सिग्नल जा रहे हैं। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी हम न्यूरॉन के टाइप्स देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। आप इसको याद रखना है, जो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये कैरी करते हैं इम्पल्स को टारगेट से दूर लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम टारगेट, कैरी इम्पल्स फ्रॉम टारगेट टू सीएनएस, यानी कि टारगेट से लेके आएंगे सीएनएस तक। सो टारगेट से सीएनएस तक कौन लेके आ रहा है, एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, बस इतना याद रखो। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखो कि एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो टारगेट से सीएनएस तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इफरेंट क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन, वो क्या कर रहा है, वो सीएनएस से लेके जा रहे हैं टारगेट तक, ठीक है। सो मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं वो सीएनएस से टारगेट तक लेके जाते हैं। आप याद रखो एफरेंट और सेंसरी क्या कर रहे हैं, ये टारगेट से हमारे सीएनएस तक लेके जा रहे हैं, यानी कि दिमाग में चीज़ें घुसा रहे हैं। कौन, एफरेंट न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, ये इम्पल्स कैरी करते हैं टारगेट से हमारे सीएनएस तक, ठीक है। सो ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, आयनिक कंसंट्रेशन, सबसे पहले याद रखो। देखो सेल के अंदर क्या क्या ज़्यादा होता है, सेल के अंदर जो है ना सिर्फ पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा, और सेल के बाहर हमें जो है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सेल के बाहर क्या ज़्यादा होता है। ओह माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू राइट यार। देखो Ca कैल्शियम एंड एक कैना Cl, कैंसिल से याद रख लो। कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड जो होते हैं ना, ये सेल के अंदर, सेल के बाहर सॉरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। सो कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड, दे आर हाई इन कंसंट्रेशन सेल के बाहर। आप कोई भी सेल ले लो, सेल के बाहर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होती है, कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड, एंड अंदर जो है वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है।
ठीक है, तो अब हमें पता है कि आयन मूव करते हैं सेल के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट से, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे वो ग्रेडियंट सेट हो जाता है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन ग्रेडियंट शुड बी इस्टेब्लिश्ड, एक ग्रेडियंट होना चाहिए, वरना इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है, यानी कि आयन बाहर ज़्यादा होने चाहिए अंदर कम, तभी तो वो बाहर से अंदर जा पाएंगे, या अंदर ज़्यादा एंड बाहर कम, तो एक इस तरीके का ग्रेडियंट मौजूद होना चाहिए। इसके बाद इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी आयन का, यानी कि जो भी आयनिक मूवमेंट होता है ना, वो इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है उसके पास, ना वो बाहर जा सकता है ना वो अंदर जा सकता है, कोई ग्रेडियंट ही नहीं होता, हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है दोनों साइड, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उसका जो है डेवलप हो गया है। और हर एक सेल का अपना खुद का एक इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है। एक नर्स्ट इक्वेशन होती है जिससे हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ एनी आयन, या तो वो इंटरसेल्युलर हो, एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन जो है हमें उसकी पता होनी चाहिए, यानी कि किसी भी आयन की जो है हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पता लगा सकते हैं अगर आपको उसकी इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन अगर उसकी पता है तो। ठीक है, सो इसको हम डिनोट करते हैं CI, विच मीन्स इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, C मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन, एंड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से ये डिराइव्ड होती है। पहले ये हमारा होता है 2.303 RT log 10/ZF, एंड इनको मैं बताती हूँ। R को हम बोलते हैं यहाँ पे गैस कांस्टेंट, T यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, Z होता है हमारा वैलेंसी कितना है, चार्ज कितना है आयन पे, एंड F होता है फैराडे कांस्टेंट, एंड यहाँ पे हम इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन अपॉन एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन कितनी है, वेल ये पूरा सॉल्व करके जो आता है ना एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, सो हमारा सॉल्व करके ये आता है 2.303 RT/F इज इक्वल टू, हम 60 लेके चलते हैं तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी बनती है ना इसमें वो ये बनती है, यानी कि जो नर्स्ट इक्वेशन आप पढ़ोगे ना वो ये होती है, डिराइव्ड वो यहाँ से हुई है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ जाती है, दैट इज़ -60/Z। Z हमारा क्या होता है यहाँ पे, वैलेंसी या उस आयन पे चार्ज कितना है, log 10, एंड देन कंसंट्रेशन इंट्रासेल्युलर वाली ऊपर आएगी अपॉन एक्स्ट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो इस नर्स्ट इक्वेशन से अगर आपको देखो उसके कंसंट्रेशन पता है, अंदर कितना है बाहर कितना है आयन की, एंड प्लस उसमें चार्ज कितना है वो भी पता है, तो आप इजीली जो है उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम का जो Z है, यानी कि चार्ज जो है इसकी जो वैलेंसी है, चार्ज कितना है एन पे +1 है, क्लोराइड पे -1 है, कैल्शियम पे +2 है। सो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो होता है ना विद रिस्पेक्ट टू द स्केलेटल मसल, तो हम अगर स्केलेटल मसल के हिसाब से देखें इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, यानी कि स्केलेटल मसल के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कितना होता है, तो सोडियम का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है +65 होता है, देन कैल्शियम का होता है +120, कैल्शियम का +120 और सोडियम का +65 होता है। ठीक है, और पोटेशियम का तो -85 होता है। ठीक है, सो इसका कितना होता है, +65 +120 एंड -85 होता है। तो याद रखना इनका ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना होता है, +65, कैल्शियम का कितना होता है +120 एंड पोटेशियम का -85 होता है। सो ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है हमें इसी इक्वेशन को यूज़ करके निकालें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन जो हमें सोडियम की गिवन है 19 mm एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन 190 गिवन है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो आप 19/190 कर, तो सोडियम पे चार्ज आपको पता है +1 होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो ईजिली आपका आ जाएगा, दैट इज़ +60 MV आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब देखो हर एक सेल का ना एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, हर एक सेल का होता है। जैसे ये एक सेल है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 मिलीवोल्ट है। अब ये अंदर -70 मिलीवोल्ट आया कैसे, -70 कैसे आया इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, पहले वो देख लेते हैं। देखो हमें पता है एक सेल है जिसके अंदर जो पोटेशियम के लीकी चैनल्स है ना वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम।
सोडियम के लीकी चैनल्स कम है, पोटेशियम के लीकी चैनल ज़्यादा है सेल के ऊपर। लीकी चैनल का मतलब होता है यानी कि वो चैनल्स जहाँ अलोंग द कंसंट्रेशन जो है आयन मूव कर सकते हैं। यानी कि पोटेशियम के लीकी चैनल से पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पोटेशियम बाहर मूव करेंगे। सोडियम के लीकी चैनल है तो सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं तो वो अंदर मूव करेंगे। तो इस तरीके के हम बोलते हैं लीकी चैनल्स जो अलोंग द कंसंट्रेशन आयन को मूव कराते हैं। तो पोटेशियम के लीकी चैनल्स वो जो है सेल के ऊपर ज़्यादा होते हैं। और ये हम हर एक सेल की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट वन सेल। बॉडी में इमेजिन करो कितनी सारी सेल्स हैं, हम हर सेल के अंदर ये इमेजिन करके देखो, हर सेल के ऊपर पोटेशियम के लीकी चैनल्स ज़्यादा होते हैं एंड सोडियम के लीकी चैनल कम होते हैं। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहा है एंड पॉजिटिव चार्ज अंदर भी आ रहा है सोडियम का, लेकिन वो कम स्पीड पे जो है अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके चैनल कम है लेकिन बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर जा रहा है। तो इसी वजह से जो है लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम एंड लीकी चैनल ऑफ सोडियम की वजह से जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो -70 मिलीवोल्ट जो है वो सेट हो जाता है एक सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड एक यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, ठीक है। चलो एक बार हम रीड लगा देते हैं। नॉर्मली इन अ सेल लीस्ट चैनल आर देयर विच आर अनगेटेड चैनल एंड डजंट नीड एनी स्टिमुलस टू ओपन। जैसे पोटेशियम के लीकी चैनल्स होते हैं वो दे आर मोर ऑन द इनसाइड देन आउटसाइड, सो दे मूव फ्रॉम क्योंकि पोटेशियम हमें पता है कि अंदर ज़्यादा होते हैं एंड बाहर कम होती हैं। तो पोटेशियम के लीकी चैनल्स जो है वो मूव करेगा पोटेशियम अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। सिमिलरली जो सोडियम चैनल होते हैं वो बाहर ज़्यादा होते हैं क्योंकि सोडियम हमें पता है कि वो बाहर ज़्यादा होता है एंड अंदर कम होता है, तो सोडियम के चैनल सोडियम को मूव कराएंगे, ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ लीकी चैनल्स पोटेशियम के अगर ज़्यादा हो सोडियम से लार्ज अमाउंट में, सो पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जल्दी जा रहा है, इसलिए सेल जो है वो नेगेटिव हो जाती है। एंड जो डिफरेंस आता है ना बिटवीन द आयंस एंड इनके जो डिफरेंस आता है इनके बीच में, उसी को हम बोलते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल का इतना आता है, ठीक है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूरे जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वहाँ पे जनरेट हो जाता है अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लार्जली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम जो है वो लार्ज नंबर में बाहर जा रहा होता है, पोटेशियम के लीकी चैनल ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव हो जाती है एंड बाहर जो है चार्ज वो कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेट हो गया है एक सेल का, ठीक है। देखो अब ये तो हमने देख लिया कि नॉर्मल सेल में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट हमने देख लिया। अब हम एक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया ना सेल का। एक्शन पोटेंशियल एक फिनोमिना होता है जिसमें एक्साइटेबल सेल्स का ये फिनोमिना होता है, या नर्व की सेल है, कार्डियक मायोसाइट्स है ना, या मसल्स है, उनके अंदर डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी सेल के अंदर कैसा है, नेगेटिव है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जिससे बाद में फिर रिपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, वो वापस से फिर नेगेटिव हो जाता है क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो हमें वापस आना होता है ना। ये इस तरीके से होता है कि सेल एकदम से एक्साइट होती है जब उसके अंदर पॉजिटिव आ जाता है एंड वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, फिर वापस से अंदर नेगेटिव हो जाता है। सो एक्शन पोटेंशियल यही जो है बेसिक मैकेनिज्म होता है नर्वस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हर एक सेल का सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो दूसरे सेल को सिग्नल देता है, फिर दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो दूसरे सेल को सिग्नल देता है। तो इस तरीके से जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है। देखो ये हमारे सोडियम गेटेड चैनल है ऑफ सोडियम एंड ये हमारे हैं पोटेशियम के, ठीक है। अभी हमने देखा कि नर्व सेल के अंदर जो है -70 हमने देखा कि अंदर -70 जो है वो मेंटेन्ड है। अब ये हम देख रहे हैं गेटेड चैनल ऑफ सोडियम, लीकी चैनल की हम बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द गेटेड चैनल ऑफ सोडियम, ठीक है। सो एज द स्टिमुलस ओपन द सोडियम गेटेड चैनल, जैसे ही कोई सेल को स्टिमुलस मिलता है ना, सेल को जैसे ही सिग्नल मिलेगा ना कोई, तो सेल के जो सोडियम गेटेड चैनल होते हैं ना वो खुल जाते हैं,
ठीक है, सोडियम गेटेड चैनल खुल जाते हैं। लेसन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लीकी वंस। लीकी वंस को कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली ओपन ही रहता है। लेकिन जब सेल को कोई स्टिमुलस मिलता है तो सोडियम के गेटेड चैनल खुल जाते हैं, और एज द स्टिमुलस ओपन द सोडियम गेटेड चैनल, सो जो पोटेशियम सोडियम जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा अंदर के साइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा होता है एंड अंदर कम होता है, तो सोडियम जो है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसको ये -70 से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव तक लेके चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। देखो आप इस ग्राफ से समझो, अभी सेल जो है यहाँ पे थी -70 पे, ठीक है, -70 पे सेल थी, इसको स्टिमुलस मिलता है, कोई भी सिग्नल इसको मिलता है। सिग्नल जैसे ही मिलेगा ये -55 तक जाएगी, यानी कि पॉजिटिव साइड वो जा रही है अभी। ठीक है, ये इसको फायरिंग लेवल है कि हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। वो -55 तक जाती है, पॉजिटिव होने की कोशिश करती है, सिग्नल लेती है। इसके बाद यहाँ पे जब वो -55 पे जाती है ना, तो सोडियम के जो गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम के गेटेड चैनल ओपन होंगे, सोडियम अंदर जाएगा एंड सेल डीपोलराइज हो जाती है, वो एकदम पॉजिटिव तक चली जाती है, +30 अबव चली जाती है। -55 पे ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि इसके ऊपर अगर चली गई तो वो जो है पॉजिटिव हो ही जाएगी सेल के अंदर। ठीक है, सो जैसे ही स्टिमुलस मिला, पहले -50 तक, यहाँ तक स्टिमुलस की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद सोडियम गेटेड चैनल खुलते ही अंदर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाती है एंड वो डीपोलराइज हो जाएगी। फिर वापस से क्या होगा, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सोडियम के गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम के गेटेड चैनल बंद होते हैं तो पोटेशियम के गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, तो पोटेशियम बाहर जाएगा। सो पोटेशियम जो है इट विल मूव आउट एंड सेल रीपोलराइज होती है, एंड रीपोलराइज होते होते जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चली जाती है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कि हाइपर पोलराइज हो रही है सेल, हाइपर पोलराइज। एंड फिर हाइपर पोलराइजेशन के बाद सेल वापस से अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन कर लेती है। ये सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प करता है इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपना दिलाने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डीपोलराइजेशन की फेज़ आती है सबसे पहले, जब उसको सिग्नल मिलता है सेल को। सो डीपोलराइजेशन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल के खुलने की वजह से जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है, जैसे वो खुल जाता है तो सेल के अंदर सोडियम एंटर करता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की साइड शिफ्ट होने लग जाता है, एंड देन वो सोडियम गेटेड चैनल बंद होते हैं, फिर वापस से रिपोलराइज हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है। रिपोलराइजेशन होता है कि सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ना वो बंद हो जाते हैं एंड पोटेशियम के ओपन हो जाते हैं, ताकि पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर जाने लगे। एंड जैसे ही पोटेशियम सेल से बाहर जाता है उसके बाद वापस से सेल जो अपने नेगेटिव साइड पे आने लग जाती है। फिर आता है हाइपर पोलराइजेशन। कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन रह जाते हैं, मतलब अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाने के बाद भी जो है कुछ पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से और चार्ज जो है वो बाहर जाता रहता है। तो सेल जो है वो नॉर्मल अपने पोलराइजेशन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से और ज़्यादा नीचे चल जाती है नेगेटिव में, एज एक्साइटिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस कंटिन्यूड। तो इसलिए जो है, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो चार्ज जो है ना बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो बाहर जा रहा है, तो इसलिए वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। एंड अगर आप हर्ट में देखोगे ना, हमें 2 टाइप के कर्व्स मिलते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हर्ट के अंदर, है ना, जो पोलराइजेशन होता है। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, डीपोलराइजेशन देन रीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम के गेटेड चैनल बंद हो गए एंड पोटेशियम के गेटेड चैनल खुल गए। एंड हाइपर पोलराइजेशन क्योंकि कुछ पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा नेगेटिव में चल जाता है, सेल हाइपर पोलराइज हो जाती है। सो ये तीनों टर्म्स जो है याद रखनी है। अब वो वापस से जब अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन कर लेती है ना, उसके बाद क्या होता है, एज द सोडियम विच इज़ फ्रॉम द आउटसाइड, अब जो बाहर से सोडियम आ रहा था वो अंदर है, एंड जो पोटेशियम आ रहा था वो जो अंदर होना चाहिए वो बाहर है, मतलब इम्बैलेंस हो गया आयनिक कंसनट्रेशन। सो जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है, उसके बाद जो आयन के कंसनट्रेशन बैलेंस करता है ना, वो कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप करता है।
एंड सोडियम पोटेंशियल पंप जो होता है ना, ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है एंड 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। यानी कि ये पंप है तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करता है, क्योंकि देखो सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं ना एंड ये बाहर की साइड ही लेके जा रहा है, तो यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहे हैं, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं एंड इसमें एटीपी भी हाइड्रोलाइज होता है। सो व्हेन द रेस्टिंग इज रीगेन दैट टाइम सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ये जो है ऑपरेट करता है टू मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल एंड ये एटीपी का यूज़ करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन के, तभी हम इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि एटीपी का यूज़ करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आयन का मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि आफ्टर रिगेनिंग ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है कौन जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करता है, फिर से वो होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमने देख लिया कि सोडियम का हमें पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल +65 +20 कैल्शियम एंड पोटेशियम -85। तो ये इस तरीके से होता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव की साइड शिफ्ट हो रहा होता है, यानी कि सोडियम के पोटेंशियल की तरफ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि +65 मतलब ऊपर की साइड ही जा रहा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब डीपोलराइजेशन हो रहा है तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस साइड शिफ्ट हो रहा है, सोडियम के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जो है वो जा रहा होता है। हाइपरपोलराइजेशन में वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, -85 होता है ना पोटेशियम का, तो वो पोटेशियम के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, ये हम बोल सकते हैं। एंड एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, ये वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एट विच अकरेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज इनएविटेबल अनस्टॉपेबल, यानी कि ये अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक हमारा जो है स्टिमुलस पहुंच गया, हमारा पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया, उसके बाद हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया तो। ठीक है, तो ये होता है, जैसे ये -55 जो होता है ये होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, अगर आपने स्टिमुलस दिया -70 तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, यहाँ से मूव करेगा, अगर वो -55 तक पार कर गया उसके बाद ये अनस्टॉपेबल हो जाता है, ये होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड देन हमारा क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक ना ऑल और नन रेस्पॉन्स हम इसमें पढ़ते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, या तो है या नहीं है, सिंपल है एकदम। अगर आप स्टिमुलस दे रहे हो ऐसे, अगर ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे हो जो थ्रेशोल्ड तक पहुंच ही नहीं रहे, तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दिया तो एक्शन पोटेंशियल जो है पूरा जनरेट हो जाएगा, और सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में भी सेम ग्राफ आएगा। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आप उसको दे रहे हो सेल को कि वो थ्रेशोल्ड को पार कर गया, तो उस टाइम भी सेम ग्राफ आएगा, या आप कितना भी ज़्यादा दे दो, अगर वो थ्रेशोल्ड को पार कर गया ना तो ग्राफ सेम ही आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा उसमें सिग्नल दे रहे हो, स्टिमुलस दे रहे हो तो वो और ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर उसमें सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी दे रहे हो तब भी सेम ग्राफ आएगा। थ्रेशोल्ड, बस वो थ्रेशोल्ड पार करना चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाएगा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, बस ये होता है। अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, अगर स्टिमुलस कम है, थ्रेशोल्ड तक नहीं है, अगर थ्रेशोल्ड तक गया तो सेम ग्राफ आएगा चाहे आप कितना भी दे लो। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना वो या तो होता है या नहीं होता है, इज ईदर अकर्स और डजंट अकर। सो इफ एन एक्साइटेबल सेल कोई डीपोलराइज हुई है to threshold in a normal manner, then the occurrence of an action potential is inevitable. On the other hand, if the membrane is depolarization to threshold is not depolarization to threshold, no action potential can occur, यानी कि threshold तक जाना चाहिए, अगर threshold तक गया है तो वो action potential generate होगा, वरना नहीं होगा, वही सेम बात। Only the required potential can activate action potential, अगर हम more than required दे रहे हैं ना तब भी ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है, वही बात जो मैंने भी बताई है। अब ये एक रिफ्रैक्टिव पीरियड देखो, यहाँ से आपने स्टिमुलस दिया, थ्रेशोल्ड तक गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होया, डीपोलराइजेशन हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ एंड हाइपरपोलराइजेशन हुआ। तो ये जो पीरियड होता है ना इतना, ठीक है, यानी कि ये डीपोलराइजेशन और ये जो इतना रीपोलराइज, यहाँ तक रीपोलराइज हो रहा है, ये जो इतना पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड।
ठीक है, और एक ही होता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। सो ये दो रिफ्रैक्टिव पीरियड हम इस यहाँ पे देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, इस पोजीशन पे कुछ जो सोडियम चैनल होते हैं ना वो अपनी रेस्टिंग स्टेट पे पहुंच जाते हैं। सो अ हाई स्टिमुलस कैन एक्टिवेट एक्शन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ तक आते आते जब हमारा मतलब यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, पोटेशियम के जो गेटेड चैनल है वो खुल जाते हैं एंड रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आते आते कुछ सोडियम के चैनल जो है वो अपनी रेस्टिंग स्टेट तक पहुँच जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टिमुलस दोगे ना, यहाँ पे अगर आप स्टिमुलस दे रहे हो, हाई स्टिमुलस अगर आप देते हो तो एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन ये जो इतना पीरियड होता है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, यहाँ पे आप कितना भी स्टिमुलस दे दो आप दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है ना हमारा एक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी जनरेट हुआ है। तो आप कितना भी स्टिमुलस दोगे तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन क्लोज, ये तो हमें पता है रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच अनदर नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो सकता है, ऑलरेडी सेल एक्साइटेड है, उसके अंदर हम दूसरा जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। सर रिफ्रैक्टरी पीरियड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट होता है यहाँ पे ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल सेकेंड स्टिमुलस, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। ये होता है ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, या तो वो ऑलरेडी खुले हुए रहते हैं, ऑल हैव प्रोसीडेड टू द इनएक्टिवेटेड स्टेट यूजिंग द फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल। सो या तो सोडियम आपके चैनल या तो खुल गए हैं, ये तब होता है यानी कि जब सोडियम गेटेड चैनल खुले हुए होते हैं, या फिर वो अपने इनएक्टिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है, ये तब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। अभी हमने ग्राफ में देखा था ना, जहाँ पे आप कितना भी स्टिमुलस दे दो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे या तो हमारे जो सोडियम के गेटेड चैनल है या तो वो खुले हुए हैं या फिर वो अपने इनएक्टिवेटेड स्टेट में हो हैं। ठीक है, प्रोसीडेड टू द इनएक्टिवेटेड स्टेट में आ गए हैं। फिर उसके बाद रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद होता है। यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सेकेंड स्टिमुलस प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अगर वो यूजुअल से ज़्यादा स्ट्रेंथ हम दें, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ अगर हम कंसिडरेबली ग्रेटर दें एज यूजुअल, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कुछ जो सोडियम के गेटेड चैनल है ना वो क्या हो जाता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ सोडियम चैनल्स जो होते हैं ना वो अपने रेस्टिंग स्टेट पे आ जाते हैं। सो रेस्टिंग स्टेट पे आने की वजह से अगर आप उनमें हाई स्टिमुलस देंगे तो वो हो सकता है कि वो ओपन हो जाए, तो यहाँ पे चांस होता है, लेकिन स्टिमुलस जो है एज यूजुअल से ज़्यादा देना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ना एक्शन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल में ना थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल होता है ये ऑल और नन फिनोमेना फॉलो करता है कि अगर है स्टिमुलस थ्रेशोल्ड तक तो होगा वरना नहीं होगा, और इसमें कोई ऑल और नन नहीं होता है ग्रेडेड पोटेंशियल में। ठीक है, इसमें कोई एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होता, ये एक ऐसे ग्रेड की तरह चलता रहता है, स्लाइटली चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और ये ऑल और नन फिनोमेना फॉलो करता है। इसमें थ्रेशोल्ड होता है, इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता ग्रेडेड पोटेंशियल में। इसके पास रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, कोई रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता है। इसके अंदर कोई एम्पलीट्यूड में चेंज भी नहीं होगा एज इन कंडीशन। इनके जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो कम होता चला जाता है। देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो सेम है, एम्पलीट्यूड में इसकी कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसका अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन करता है जैसे ही कंडीशन प्रोसीड करते हैं। सो ये डिक्रीमेंटल होता है एंड इसका एम्पलीट्यूड सेम है, और ये ऑलवेज हमेशा ये डीपोलराइज्ड होते हैं। एक्शन पोटेंशियल जो है डीपोलराइजेशन होते हैं, इसके अंदर डीपोलराइजेशन होता है तभी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना। और ये डीपोलराइज भी हो सकता है ग्रेडेड पोटेंशियल, या फिर ये हाइपर पोलराइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, डीपोलराइज भी हो सकता है, हाइपर पोलराइज भी हो सकता है। इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना इस एंड एक्शन पोटेंशियल में हम सम नहीं कर सकते, एक्शन पोटेंशियल के नॉट बी सम्ड, बट ग्रेडेड पोटेंशियल जो है हम सम कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ जो है चेंज हो रही है। इसके अंदर तो एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि कंडक्शन जो हो रहा है सेम एम्पलीट्यूड हो रहा है। ठीक है, और ये हमेशा डीपोलराइज्ड होता है, ये डीपोलराइज हाइपर पोलराइज्ड भी हो सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं साइनेप्स के बारे में। ठीक है, सो न्यूरॉन्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से थ्रू
जंक्शन विद वन अनदर एट जंक्शन किसके थ्रू करते हैं? साइनेप्स के थ्रू करते हैं, एक दूसरे से जो कनेक्ट करते हैं ना, एक सेल न्यूरॉन दूसरी सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो हम दो तरीके के साइनेप मोस्टली पढ़ते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप एंड एक होते हैं केमिकल साइनेप। देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप में क्या होता है, साइनेप्स में ये हमारी प्री साइनेप्टिक सेल है एंड ये उसका एक्सॉन है, क्योंकि एक एक्सॉन के थ्रू ही जो है सिग्नल अवे जाता है न्यूरॉन से, एंड दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो डेंड्राइट्स के थ्रू जो है सिग्नल रिसीव करता है। तो सपोज़ करो ये दो न्यूरॉन सेल्स हैं, ये हमारी प्री साइनेप्टिक सेल है एंड ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, जहाँ से सिग्नल आ रहा है एंड जहाँ पे सिग्नल जाएगा। तो इनके अंदर गैप जंक्शन होते हैं, ये एक कनेक्शन प्रोटीन होता है जिसके थ्रू सिग्नल जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, यानी कि गैप जंक्शन के थ्रू जो है सिग्नल जा रहा है एंड ये जो सिग्नल होता है गैप जंक्शन के थ्रू जो जा रहा है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। एक होता है केमिकल साइनेप। केमिकल साइनेप्स जो होता है ना ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है केमिकल साइनेप के अंदर, सपोज करो ये हमारा एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट हो रहा है, ये केमिकल्स के थ्रू हो रहा है ना। तो जैसे ही एक्सॉन की तरफ एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, यानी कि सेल के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है सेल के अंदर, इस तरीके से याद रखो, ये सेल का अंदर अगर पॉजिटिव हो जाता है तो यानी कि उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। सो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही सेल के अंदर आ रहा है उस पॉइंट पे क्या होता है, ये जो कैल्शियम यहाँ पे एक कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है, जैसे ही इसको एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आएगा इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के पास, ये ओपन हो जाता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होगा तो कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जाने लगता है, और ये सेल के अंदर कुछ वेसिकल्स होती है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना यहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं एंड ये पूरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। देखो जैसे ही कैल्शियम अंदर जा रहा है ना, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। सेल के अंदर ना एक कैल्शियम सेंसर प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोटेगमेन। ये जो है आपको कैल्शियम सेंसर प्रोटीन ये सेंस कर लेता है कैल्शियम को, साइनेप्टोटेगमेन। अब जो वेसिकल होता है ना उसके ऊपर वी स्नेयर होता है, वी स्नेयर प्रोटीन होता है वेसिकल के अंदर, जो कि टारगेट स्नेयर से जाके बाइंड करने होता है। सो जो भी वेसिकल होती है ना सबके पास वी स्नेयर होता है। वी स्नेयर जैसे साइनेप्टोब्रेविन, ठीक है, और वी स्नेयर जैसे साइनेप्टोब्रेविन हम इसको बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। वेसिकल के साथ ये प्रोटीन लगे होते हैं वी स्नेयर, साइनेप्टोब्रेविन हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं वी स्नेयर का। और ऐसी जो हमारी टारगेट स्नेयर होती है ना, यहाँ पे जो टारगेट होती है, टारगेट स्नेयर होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टी स्नेयर, जो कि टारगेट मेम्ब्रेन पे होता है ये प्रोटीन, जैसे SNAP25 एंड सिंटैक्सन। तो याद रखना जो टी स्नेयर पे जो टारगेट पे प्रोटीन होता है ना उनको हम बोलते हैं दैट इज SNAP25 एंड सिंटैक्सन, एंड जो इन वेसिकल के ऊपर होते हैं उसको हम बोलते हैं साइनेप्टोब्रेविन। सो ये आपस में फ्यूज होते हैं, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर, यानी कि साइनेप्टोब्रेविन जो है वो SNAP25 एंड सिंटैक्सन जैसे जो टी स्नेयर होते हैं टारगेट मेम्ब्रेन पे, इन वेसिकल का फ्यूजन होता है, ये वेसिकल फ्यूज होते हैं, ठीक है, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर आपस में। जैसे ये वेसिकल यहाँ से फ्यूज होंगे तो इनके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, एंड दूसरा जो न्यूरॉन होता है उसके ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर पे बाइंड करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, एंड उसके अंदर भी क्या है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे ये सोडियम गेटेड चैनल होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से सोडियम अंदर जाने लगता है जिसकी वजह से जो है इस सेल के अंदर पॉजिटिव यानी कि डीपोलराइजेशन हो जाता है। ऐसे एक सेल डीपोलराइज सेल दूसरे सेल को डीपोलराइज करती है थ्रू दी केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो गैप जंक्शन के थ्रू वो मूव कर जाते हैं। तो कैल्शियम सेंसर होता है साइनेप्टोटेगमेन, वी स्नेयर के ऊपर साइनेप्टोब्रेविन होता है, टी स्नेयर पे SNAP25 एंड सिंटैक्सन होता है, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है। एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द एक्सॉन पोटेंशियल जाता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम सेंसर प्रोटीन उनको सेंस करता है साइनेप्टोटेगमेन, फिर वेसिकल डॉकिंग होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ वी स्नेयर एंड टी स्नेयर कॉम्प्लेक्स बनता है, वेसिकल फ्यूज करते हैं एंड न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर जाते हैं। एंड एक और प्रोटीन होता है साइनेप्सिन प्रोटीन, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में हेल्प करता है, साइनेप्सिन, ठीक है, ये एक अलग होता है साइनेप्सिन। सो आई होप ये साइनेप्स के बारे में क्लियर हुआ होगा कि इसमें ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये वी स्नेयर होता है वेसिकल पे, देन टी स्नेयर टारगेट मेम्ब्रेन पे, इस तरीके से जो है ये एक दूसरे के साथ जो है फ्यूज़ करती हैं।
एंड जो कैल्शियम को सेंस करता है वो कौन सा होता है, दैट इज साइनेप्टोटैगमिन, एंड वी स्नेयर हमारे पास होता है दैट इज साइनेप्टोब्रेविन। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके सो अब हम देख रहे हैं साइनेप्टिक डिले। जो केमिकल साइनेप्स हम देखते हैं ना, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहा है, इसमें क्या होता है ना, क्योंकि इतने सारे इवेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो एक थोड़ा सा साइनेप्टिक डिले हमें देखने को मिलता है 0.2 मिली सेकेंड का। जब एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है बिटवीन द अराइवल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो चेंज होता है पोस्ट साइनेप्टिक सेल में, यानी कि जो जिसमें सिग्नल जा रहा है पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो होती है, एंड जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है, तो ये पूरा जो मतलब इन दोनों के बीच में जो है 0.2 मिली सेकेंड का साइनेप्टिक डिले देखने को मिलता है। अब देखो, अगर ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, ये जो रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड है इनका क्या होता है, जो बच जाते हैं उनका क्या होता है, तो एक तो या तो ये रीअपटेक हो जाते हैं, पहला ऑप्शन ये होता है, या तो ये रीअपटेक हो जाएंगे, या फिर जो हमारी नियर बाय ग्लियल सेल्स है, ग्लियल सेल हमें पता है ना जो फैगोसाइटिक सेल होती है, ग्लियल सेल में हमारी एक फैगोसाइटिक सेल थी, तो वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जहाँ पे उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा, या फिर रिसेप्टर साइड से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, या फिर जो है इनका एंजाइमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो इनका जो रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, या तो ये रीअपटेक हो जाएंगे, वापस सेल ले लेगी, या एंजाइम डिग्रेड कर देगा इनको, एंजाइमेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस में हो जाएंगे, या फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, क्लियर सेल कर देंगे, या फिर डिफ्यूज़ हो जाएंगे फार फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये होता है रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ, रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, सॉरी नॉट न्यूक्लियोटाइड। सो जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल होती है ना, उसके दो फेट हो सकते हैं, या तो वो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हो सकता है उसके अंदर, या फिर उसके अंदर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, अब या तो वो डीपोलराइज हो सकते हैं, यानी कि एक्टिव हो सकते हैं, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, या फिर वो इनहिबिट हो सकती है, या फिर वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो सकती है ना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो इसमें क्या होता है, जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है, इसमें जो है वो डीपोलराइज हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक सेल, वो थ्रेशोल्ड की तरफ जाएंगी, मेम्ब्रेन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि डिपेंड करता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। अगर एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये कैसे होते हैं, दीज आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि ये सेल को पॉजिटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने का काम करते हैं, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराएंगे। इनहिबिटरी होता है, यानी कि वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से दूर चला जाएगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे गाबा एंड ग्लाइसिन। सो दीज आर वो डिपेंड करता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। अगर गाबा और ग्लाइसिन रिलीज हो रहा है, तो जो नर्व सेल है हमारी न्यूरॉन, वो जो है इनहिबिट हो जाएंगी, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट कराना है, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे पास, एसिटाइलकोलिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जी, गाबा एंड ग्लाइसिन। इसके बाद हम कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर सबसे जो मेन हम पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा आप पढ़ोगे एसिटाइलकोलिन के बारे में। एसिटाइलकोलिन जो होता है ना, इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एंड कुछ बायोजेनिक एमाइंस होते हैं जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे तो हमारे कैटेकोलामीन्स हो गए, हम पढ़ चुके हैं एंडोक्रिनोलॉजी में, क्योंकि ये एड्रेनल मेड्यूला से हमारे रिलीज होते हैं, ठीक है। डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दीज ऑल आर कैटेकोलामीन्स। उसके बाद एक सीरोटोनिन होता है जिसको हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बोलते हैं, 5-HT, and histamine, serotonin, histamine and dopamine, epinephrine, norepinephrine, these all are biogenic amines। तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। एसिटाइलकोलिन तो है ही, ये भी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड भी होते हैं, जैसे एक्साइटेटरी होता है ग्लूटामेट, एंड इनहिबिटरी होता है गाबा एंड ग्लाइसिन, ये भी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। इनहिबिटरी याद रखना, गाबा एंड ग्लाइसिन, एंड ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी। कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, जैसे एंडोजिनस ओपॉइड्स, ऑक्सीडोसिन एंड टेकाइकाइनिन, ठीक है। सो टेकाइकाइनिन, ये सब याद रखना है कि न्यूरोपेप्टाइड्स भी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। एंड कुछ गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस हैं जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। प्यूरिन्स, ATP एंड एडिनोसिन भी, एज वेल एज कुछ लिपिड्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंडोक्रिनोजेनिक
एंडोकैनाबिनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंडोकैनाबिनॉइड्स, तो ये ऑल दे कैन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोपेप्टाइड भी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर सकते हैं, अमाइनो एसिड, बायोजेनिक एमाइन, हार्मोन्स भी इसमें आ जाते हैं हमारे, ये डोपामिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एंड ऑल कैटेकोलामीन्स, गैसेस आ जाती हैं, प्यूरिन, लिपिड्स, तो ये याद रखना कि ये सब एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना वो हम देखते हैं इसके अंदर, दैट इज़ न्यूरोपेप्टाइड्स ना। आपको इसमें एक चीज़ याद रखते हैं कि जो न्यूरोपेप्टाइड जो काम कर रहे हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये पेप्टाइड डेरिवेटिव्स होते हैं एंड अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो मेन डिफरेंस होता है ना न्यूरोपेप्टाइड और न्यूरोट्रांसमीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूरोपेप्टाइड वो बहुत स्लो एक्टिंग होते हैं और एक प्रोलॉन्ग्ड एक्शन जनरेट करते हैं, मतलब ये काम तो बहुत स्लो करेंगे लेकिन जो एक्शन होगा ना वो लंबे समय तक चलने वाला है, प्रोड्यूस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर ये बहुत जल्दी काम करते हैं, प्रोड्यूसर बहुत शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स इनका होता है, ठीक है। मतलब जल्दी से आपको एकदम से ऐसे खुशी सी हो जाएगी, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, फिर सैड हो जाओगे, तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं, बहुत फास्ट एक्टिंग होते हैं एंड प्रोड्यूस अ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स। वेयरएज न्यूरोपेप्टाइड जो है ये स्लो एक्शन देते हैं, स्लो एक्टिव होते हैं लेकिन प्रोड्यूस अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना। एसिटाइल कोलिन, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हमारा होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोएंजाइम और कोलिन का मिलकर बना हुआ होता है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है इसको एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन एसिटाइल कोलिन को अगर वापस से ब्रेक करना, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन को जो डिग्रेड करता है ना, एंजाइम डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन, वो कौन करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसिटेट में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, डिग्रेड कर देगा। सो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, इस एंजाइम का ये नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ जो है एसिटाइल कोलिन के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखो एसिटाइल कोलिन के ना रिसेप्टर ना दो तरीके के होते हैं, एक इसका होता है निकोटिनिक रिसेप्टर एंड एक इसका होता है मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ना, ये क्या होते हैं, ये आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ये खुद ही एक आयन चैनल भी होते हैं। जैसे क्योंकि इन रिसेप्टर के बेसिस पे ही ना इसकी सिग्नलिंग भी होती है। अगर ये निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड हुए या मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर से बाइंड हुए तो इनकी सिग्नलिंग कैसे होती है, ठीक है। जैसे जब रिसेप्टर होता है ना एसिटाइल कोलिन का, अगर वो एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है निकोटिनिक रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, रिसेप्टर क्लोज था। रिसेप्टर खुद ही एक आयन चैनल है, कोई इसमें दूसरा चैनल इन्वॉल्व नहीं है, रिसेप्टर खुद ही एक आयन चैनल होता है, ये ओपन हो जाता है। आयन चैनल और रिसेप्टर सेम होते हैं इसमें, तो बाइंडिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, चैनल कंबाइन होता है, ठीक है। और इसमें कोई जी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जीपीसीआर की जो सिग्नलिंग होती है ना वो आपको निकोटिनिक रिसेप्टर में नहीं मिलेगी। सो जी प्रोटीन और सेकेंडरी मैसेंजर इंडिपेंडेंट होता है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स होता है निकोटिनिक रिसेप्टर का। मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर जो होता है ये एक मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है। यहाँ से अगर वो बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे तो यहाँ से जी प्रोटीन की सिग्नलिंग होती है। इस वाले केस में मस्क्यूरेनिक में जी प्रोटीन की सिग्नलिंग होती है एंड ये आप याद रखना, ये जो जी प्रोटीन होता है ना ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, ठीक है। जी इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, तो ये जी प्रोटीन की सिग्नलिंग होती है, तब यहाँ से आयन चैनल ओपन हो जाते हैं एंड इसकी बाइंडिंग साइट जो है ना इज़ नॉट एसोसिएटेड विद चैनल। इसकी बाइंडिंग साइट, चैनल की बाइंडिंग साइट एकदम अलग है, चैनल अलग होता है आयन चैनल, जबकि हमने देखा था निकोटिनिक में वही चैनल होता है, ठीक है। तो ये जी प्रोटीन की सिग्नलिंग करता है, जी प्रोटीन और सेकेंडरी मैसेंजर डिपेंडेंट होता है और इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, स्लो रिस्पॉन्स आता है। सो वो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं एसिटाइल कोलिन के। ये जी इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जी प्रोटीन कौन सा, इनहिबिटरी। ये हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे जी प्रोटीन की कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर खुद ही एक आयन चैनल होता है, बट मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर ऐसा नहीं होता है, इसका आयन चैनल अलग होता है एंड ये स्लो रिस्पॉन्स देता है, ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर। अब कुछ ड्रग्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग्स एंड इनका ये काम कैसे करता है। एक होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन। देखो बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है ना, ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बंद कर देगा,
एसिटाइल कोलिन ही रिलीज नहीं कराएगा, बोट्यूलिनम टॉक्सिन। क्यूरारे जो होता है ये इंटरैक्शन को रोक देता है एसिटाइल कोलिन और निकोटिनिक रिसेप्टर प्रोटीन के बीच में जो इंटरैक्शन होता है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर और एसिटाइल कोलिन, उसको रोक देता है क्यूरारे, ठीक है। सो ये ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक होता है अल्फा बंगैरोटॉक्सिन। बंगैरोटॉक्सिन क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से बाइंड करता है, किसी से भी बाइंड कर सकता है, एंड एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को रोक देता है। देखो ये भी एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को रोक रहा है रिसेप्टर से, लेकिन इसमें ये किसी भी रिसेप्टर पे रोक सकता है बंगैरोटॉक्सिन। क्यूरारे जो है सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पे रोकता है। सेक्सेडॉक्सिन एंड टेट्राडॉक्सिन ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक कर देता है। अब आप देखो, अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, हमारे जो गेटेड सोडियम चैनल है, तो एक्शन पोटेंशियली जनरेट नहीं होगा ना। अरे भाई वही तो थे ना, गेटेड सोडियम चैनल ही तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे ना, जिससे हमारे वो ओपन होके सोडियम अंदर जा रहा था एंड डीपोलराइज हो रही थी सेल। तो इस केस में ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। और एक नर्व गैस होती है जैसे सैरिन, है ना, ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को, जो कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है, एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन को, ये उसको इनहिबिट कर देती है। एंड एक होता है नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन जो होता है ये भी सेम यही करती है, इन दोनों का काम सेम है, इनहिबिट कर देंगे एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। सो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो होता है वो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाता। सो ये कुछ ड्रग्स के बारे में था। ओके, सो ये एक हम पाथवे देखते हैं जिसमें टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से एल डोपा बनता है। देन जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज होता है उससे डोपामीन बनता है। देन डोपामीन से डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज से नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालिन बनता है। एंड देन नॉर एपिनेफ्रिन नॉन एड्रेनालिन से हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन बनता है, जो कि एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज़ PNMT विच इज़ फिनाइल इथेनॉल एमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये एड्रेनल मेड्यूलर के हार्मोन होते हैं, याद हो तो नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, ये सारे कैटेकोलामीन्स होते हैं हमारे। तो ये एक पाथवे जो है होता है, याद रखें कि टायरोसिन से ये सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड से। जैसे इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं कि इफ़ अ न्यूरॉन एक्सप्रेस, अगर वो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक्सप्रेस कर रहा है न्यूरॉन, तो वो क्या सिंथेसाइज कर रहा है। सो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इस वाले पाथवे में आते हैं, तो वो क्या सिंथेसाइज कर सकता है। एसिटाइल कोलिन तो इस पाथवे में कहीं है ही नहीं, एसिटाइल कोलिन तो इस पाथवे में है ही नहीं, ठीक है। वो नॉर एड्रेनालिन भी कर रहा है एंड डोपामीन भी कर रहा है, नॉर एड्रेनालिन ओनली नहीं, वो नॉर एड्रेनालिन भी करेगा एंड डोपामीन भी करेगा। सो C1 इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये पाथवे याद रखें कि टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से एल डोपा, डोपा से डोपामीन, देन नॉर एपिनेफ्रिन, देन एपिनेफ्रिन, एंड ये एंजाइम भी याद रखें कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे भी डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज है, एंड ये PNMT विच इज़ फिनाइल इथेनॉल एमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, सो ये एक पूरा पाथवे था जो हमें पता होना चाहिए। एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर जो है एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड है उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती है। पहला होता है अमाउंट ऑफ माइलिनेशन। माइलिन शीट जो होती है ना, जितना ज़्यादा माइलिनेटेड होगा ना एक्सॉन, उतना ही मोर रैपिडली जंप करता है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक। नोड ऑफ रेनवियर ये होता है ना जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती, तो वहाँ से दूसरे तक मूव करेगा। तो अगर जितने ज़्यादा माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो उतना ही क्या होगा, फास्ट उसका क्या होगा, कंडक्शन होगा। सो मोर रैपिडली जंप करेगा, तो सेल, इसको हम बोलते हैं सैल्टेटोरी कंडक्शन, फास्ट मूव करता है अगर उसमें बहुत ज़्यादा माइलिन शीट होती है, अगर वो माइलिनेटेड होता है। तो सैल्टेटोरी कंडक्शन जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, माइलिनेटेड एक्सॉन में। सो अमाउंट ऑफ माइलिनेशन से फ़र्क पड़ता है। दूसरा फ़र्क जो पड़ता है एक्सॉन के डायमीटर से। एक्सॉन का डायमीटर जो है अगर वो लार्ज डायमीटर है तो वो फास्ट प्रोपेगेट करेगा, लार्ज डायमीटर में प्रोपेगेट एक्शन पोटेंशियल फास्ट। तो क्योंकि लार्ज डायमीटर जो होता है ना, क्योंकि लार्ज डायमीटर में जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, सो लार्ज डायमीटर प्रोपेगेट करता है ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल, तो एक्सॉन का डायमीटर अफेक्ट करता है। दूसरे टेम्परेचर वार्म में
जो है मूव करता है फास्ट, एंड कूल में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्लो मूव करता है। एक्सॉन की लेंथ पे देखो, लेंथ का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कितनी लंबी लेंथ है, लेंथ छोटी, उससे फ़र्क नहीं है। और एक्सॉन ऑन प्रोपेगेशन मतलब लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है स्पीड पे, सिर्फ माइलिनेटेड या माइलिन है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है, डायमीटर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन चीज़ों पे डिपेंड करती है।